डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर रहा था सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की। तो इसके अंदर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन दो प्रकार का, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल की बात मैंने बता दिया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। तो आप देखिए कि केमिकल ट्रांसमिशन उन सिनेप्टिक क्लिफ्ट या उन स्नेप्स के बीच होता है जिनमें सिनेप्टिक क्लिफ्ट की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 20 नैनोमीटर से अधिक होती है। उनके अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, इसलिए केमिकल ट्रांसमिशन होता है। अर्थात उस गैप के अंदर एनआई जो है वो गुजरता है केमिकल के रूप में, रासायनिक पदार्थ के रूप में प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचता है, इसलिए उसको केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ एनआई कहा जाता है। अब हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, लीनियर डायग्राम बनाया है मैंने। ये ऊपर वाला जो भाग है ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, या प्री सिनेप्टिक नोड जो है वहां पर। तो क्या एक्टिविटीज होती है उसमें, आप देखिए। अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन एक्सॉन टर्मिनल। सबसे पहले जो एक्शन पोटेंशियल है, डीपोलराइजेशन की जो वेव है, वो एक्सॉन टर्मिनल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उसका अंतिम भाग है, वहां तक पहुंचता है। अब क्या होगा, जैसे ही डीपोलराइजेशन की वेव प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी तो क्या होगा, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल्स इन पीएसएम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। उस डीपोलराइजेशन की वेव के कारण प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो कैल्शियम आयनों के लिए जो चैनल बने हुए हैं, जिनसे कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो चैनल खुल जाते हैं। क्यों खुले वो? क्योंकि जैसे ही डीपोलराइजेशन की वेव वहां तक पहुंची, तो डीपोलराइजेशन की वेव के पहुंचने से पहले तक जो सोडियम पंप है वो चालू था। जैसे ही डीपोलराइजेशन की वेव आई, सोडियम पंप बंद हो गया, जिसके कारण से उस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम चैनल जो है वो खुल गए। उसके बाद क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम ईसीएफ इनटू द एक्सॉन टर्मिनल। तो उससे क्या हुआ, आपको पता है कि गैप जो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, इनके बीच में जो गैप है, जिसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं, ये जो गैप है ये 20 नैनोमीटर से अधिक है, ठीक है। तो इस ईसीएफ के अंदर, ये जो क्लिफ्ट है इसमें ईसीएफ है, तो इस ईसीएफ के अंदर जो कैल्शियम आयन है, यहाँ पर जो कैल्शियम आयन है वो क्या करेंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कैल्शियम जो चैनल है वो खुलने से यहां से ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, इस प्री सिनेप्टिक नोड में प्रवेश करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये समझिए ना, ईसीएफ से, ये ईसीएफ है, ईसीएफ से कैल्शियम आयन इस प्री सिनेप्टिक नोड के अंदर प्रवेश करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओपनिंग ऑफ वेसिकल्स एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। अब आप देखिए, जैसे ही ईसीएफ से कैल्शियम आयन प्रवेश करेंगे प्री सिनेप्टिक नोड के अंदर, तो आपको पता है कि जो सिनेप्टिक नोड है उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं, और उन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। तो इन कैल्शियम आयनों के प्रवेश के कारण प्री सिनेप्टिक नोड में ये कैल्शियम आयन जैसे प्रवेश करेंगे तो इनके कारण वो सिनेप्टिक वेसिकल्स टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं। जितनी मात्रा में कैल्शियम आयन ईसीएफ से प्री सिनेप्टिक नोड में प्रवेश करेंगे, उतनी ही मात्रा में सिनेप्टिक जो वेसिकल है वो टूटेंगे, और उनसे उतनी ही मात्रा में न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएंगे। बाहर मतलब वेसिकल्स, यहाँ मान लीजिए वेसिकल है, तो ये कैल्शियम आयन आए, इसकी वजह से ये टूट गया, टूटने से न्यूरोट्रांसमीटर जो है फ्री हो गई यहाँ
प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये वहां से टूट के फ्री हुए तो फिर वो क्या करेंगे, एनाइज जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये यहाँ प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आएंगे, यहाँ से ईसीएफ में आएंगे, और ईसीएफ के बाद वो पोस्टसिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वहां पर इनके लिए रिसेप्टर्स, रिसीव करने वाले या उनको ग्रहण करने वाले मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वो ग्रहण किए जाएंगे। जैसे ही वो ग्रहण करेंगे रिसेप्टर इन न्यूरोट्रांसमीटर को, तो एक्शन पोटेंशियल की एक वेव क्रिएट होगी, या हम यूं कहें डीपोलराइजेशन की वेव पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्रिएट होगी, उत्पन्न होगी। अब आप देखिए यहाँ पर ये ओपनिंग ऑफ वेसिकल्स एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, इसकी वजह से कैल्शियम आयन ईसीएफ से सिनेप्टिक नोड में गए, उसकी वजह से ये जो जगह दिखाई है मैंने, ये क्या दिखाई है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट है। तो पैसेज ऑफ एसीएच एसिटाइल कोलिन थ्रू सिनेप्टिक क्लिफ्ट, तो वो जो एसिटाइल कोलिन है ये इस सिनेप्टिक क्लिफ्ट से होता हुआ और यहां तक आएगा, ठीक है। यहां पर आते ही देखिए अब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो उनको रिसीव करेंगे, तो रिसीव करते ही किसका निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, या हम यूं कहें फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम ईसीएफ, जिसके कारण क्या हुआ कि सोडियम आयनों के लिए जो चैनल है इसमें, इस मेम्ब्रेन पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर सोडियम आयनों के आवागमन के लिए जो चैनल है वो खुल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम ईसीएफ, तो यहां पर जो सोडियम आयन है ईसीएफ के अंदर, वो क्या करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, किसमें, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के द्वारा आगे जो न्यूरॉन है या इफेक्टर सेल है उसके अंदर ये सोडियम आयन प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप देखिए इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ईपीएसपी, ईपीएसपी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इन सोडियम आयनों के ईसीएफ से इस पोस्ट सिनेप्टिक जो सेल है उसमें प्रवेश करने से इस मेम्ब्रेन के ऊपर, किस पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का विकास होगा और वो डेवलप होगा, जिसके कारण से क्या होगा, ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन। तो इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन, ये इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन, ये मतलब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो कोई पार्ट है किसका, या तो इफेक्टर सेल है या फिर नेक्स्ट न्यूरॉन है। तो ईपीएसपी के विकसित होने के कारण सोडियम आयनों के लिए जो चैनल है वो खुल जाएंगे, इसमें किस भाग में, इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन के अंदर। उसके बाद क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम ईसीएफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जिसके कारण से आप देखिए जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से चलकर प्री सिनेप्टिक क्लिप से होता हुआ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद वहां पर पाए जाने वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है या उस रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किया जाता है, तो उसके प्रभाव से सोडियम आयनों के मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चैनल है इसमें, इस पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन वो खुल जाते हैं, जिसके कारण इसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट से सोडियम आयन पोस्टसिनेप्टिक जो सेल है या न्यूरॉन है या एक्सॉन है उसमें प्रवेश करेंगे, जिसके कारण से एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल विकसित होगा, और उसकी वजह से सोडियम आयनों के आवागमन के लिए उत्तरदायी जो चैनल है वो और अधिक खुल जाएंगे, जिसकी वजह से पोस्ट इफेक्टर सेल या पोस्ट न्यूरॉन
कि एक्सोन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जो है वो विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, या डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी और उस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगी। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू एक्सॉन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जिसकी वजह से प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वहां तक एक्शन पोटेंशियल था, वो फिर अब कहाँ ट्रांसफर हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया, डेवलप हो गया, और उसके लिए उत्तरदायी जो पदार्थ है वो है न्यूरोट्रांसमीटर, अर्थात एनआई का जो ट्रांसमिशन है या जो एनआई का जो गमन है या ट्रांसपोर्टेशन है, कंडक्शन है, वो इस सिनेप्टिक क्लिफ्ट में यहाँ से यहाँ तक किस रूप में हुआ, केमिकल के रूप में, रासायनिक पदार्थ के रूप में, किस रूप में, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, या हम कहें एसिटाइल कोलिन के रूप में। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, तो बाकी पुनः फिर ये इस रूप में आगे जाएगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के रूप में, अर्थात इसके बाद वो पूरा आगे जहाँ तक वो न्यूरॉन है या इफेक्टर सेल है वहाँ तक ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के रूप में ट्रांसमिट होगा। इस तरह से ये वाला जो भाग है ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये इवेंट जो होते हैं वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, और ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट, और ये जो इवेंट है ये होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, और ये सारी जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो कहलाती हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे एक टर्म आई है ईपीएसपी। ठीक है, ईपीएसपी जो है वो वे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल के रूप में एनआई को सिनेप्टिक क्लिफ्ट पार करवाते हैं, जिसके कारण पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल उत्पन्न होता है। एक दूसरा एक और है इसके अंदर, एक टर्म और है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि इस ट्रांसमिशन का विरोध करते हैं, अर्थात जो केमिकल ट्रांसमिशन है, जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन है उसको इनहिबिट करते हैं। तो उनकी वजह से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल उत्पन्न होता है। इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आईपीएसपी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है गाबा, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, अर्थात जो गाबा है, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, ये एनआई के ट्रांसमिशन को इनहिबिट करता है। अर्थात जैसे ही सेप्टिक जो वेसिकल है प्री सिनेप्टिक नर्व के अंदर, उसमें अगर गाबा है तो जो गाबा रिलीज होगा किसकी वजह से, कैल्शियम आयन ईसीएफ से सिनेप्टिक नर्व में जाएंगे, और उन सिनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर अगर गाबा है तो वो गाबा क्या करेगा कि वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से थ्रू सिनेप्टिक क्लिफ्ट पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक तो आएगा, लेकिन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, अर्थात इसके ट्रांसमिशन को ब्लॉक करेगा, अवरुद्ध करेगा। तो ये कहलाता है आईपीएसपी, जिसका उदाहरण है गाबा, और ये ईपीएसपी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इसके उदाहरण है एपिनेफ्रिन एंड एसिटाइल कोलिन। इसके बाद हमने यहाँ देखा कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो अब यहाँ से यहाँ तक आ गए, इसका काम पूरा हुआ है। इसका क्या भविष्य है फिर एसिटाइल कोलिन का या न्यूरोट्रांसमीटर का? इसके लिए यहाँ पर इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज नामक एंजाइम पाया जाता है। वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जब तक इस एसिटाइल कोलिन को विघटित नहीं कर देता, जब तक दूसरा एनआई केमिकल के रूप में दूसरा एनआई प्री सिनेप्टिक नोब से पोस्ट सिनेप्टिक नोब तक नहीं आएगा। अर्थात जब तक कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर
प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से चलकर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक रिसेप्टर द्वारा रिसीव हो जाता है। रिसीव होने के बाद जब तक वो पूर्ण रूप से डिग्रेड नहीं होगा, विघटित नहीं होगा, तब तक दूसरा एनआई पोस्ट सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक नहीं आएगा। अर्थात जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, रिसीव करने का मतलब है कि एनआई प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंच चुका है। जैसे ही रिसीव होगा, सिग्नल होगा पहुंचने का, एनआई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच गया है, और उसके बाद उस न्यूरोट्रांसमीटर को जब तक संबंधित एंजाइम्स के द्वारा विघटित नहीं कर दिया जाता या उसको डिग्रेड नहीं कर दिया जाता, जब तक दूसरा एनआई प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक कभी नहीं आता है। इस तरह से ये जो ट्रांसमिशन है वो कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और केमिकल ट्रांसमिशन। दोनों में जो अंतर है मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि वे स्नेप्स जिनके अंदर सिनेप्टिक क्लिफ्ट की जो चौड़ाई है वो 0.2 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक अगर होती है तो वहाँ पर जो ट्रांसमिशन होगा, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, वो होगा इलेक्ट्रिकल। और जैसे ही इसकी विड्थ, सिनेप्टिक क्लिफ्ट की विड्थ 20 नैनोमीटर से बढ़ती है तो वहाँ पर एनआई का ट्रांसमिशन होगा केमिकल। और इस केमिकल ट्रांसमिशन के लिए उत्तरदायी होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ होते हैं इस ट्रांसमिशन को इनहिबिट करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर, और मोस्टली जो होते हैं वो इनको ले जाने वाले, केमिकल के रूप में सिग्नल्स को या एनआई को ले जाने वाले। इनका उदाहरण है एपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन। और इनहिबिट करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। टॉपिक नेक्स्ट टाइम पे हम या नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे। थैंक्स।